मोर सॉल्ट एक छोटी सी टॉपिक है और इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ें हैं? इनके आईपीसी नेम क्या है, फॉर्मूले क्या है, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री क्या हो सकती है, H2SO4 की रिक्वायरमेंट क्या है, डाइल्यूट H2SO4 की रिक्वायरमेंट क्या है और सेडिंग किसे कहते हैं, और सबसे आखिर में मोर सॉल्ट की यूज़ क्या है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोर सॉल्ट बनाते कैसे हैं। पहले इसके बारे में नाम देख ले। नाम से मालूम होते कि ये अमोनियम सॉल्ट है, आयरन +2 स्टेट के अंदर है और सल्फेट है। ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट बोले तो ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट बोले तो ये Fe2 पॉजिटिव की भी टेस्ट दे सकता, अमोनियम की भी टेस्ट दे सकता और सल्फेट की भी टेस्ट दे सकता। यानी कि अगर तुमने इसकी एक्वस सॉल्यूशन चेक करी तो Fe2 पॉजिटिव के भी टेस्ट है, अमोनियम के भी टेस्ट है और सल्फेट के भी टेस्ट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो फिर ये कंडीशन नहीं होती, फिर कंडीशन कुछ और हो सकती है, मगर ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसमें जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, उसके बारे में कोई भी टेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो टेस्ट जनरेट कर सकते हैं वो किसकी है? वो पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट की है। तो यहाँ पे इस डिफरेंस का तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टेस्ट के बारे में बात कर रही है, कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जो टेस्ट है उसके बारे में बातें कर रही है। तो इसे बनाते कैसे हैं? इसे बनाने का तरीका आसान है। इस वाली केस में क्या करा, सपोज यहाँ पे हमने इस बीकर के अंदर इक्वल मोल्स ले रखे, इक्विमोलर सॉल्यूशन ले रखी है किसकी? अमोनियम सल्फेट की और FeSO4 की। FeSO4 कौन सा FeSO4 है? तो FeSO4 हाइड्रेटेड ले रहे। हाइड्रेटेड FeSO4 का मतलब है कि अगर तुमने इसके फॉर्मूले देखे तो ये XH2O लिखा होता है और यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो सकती है? 6 बड़ी पॉपुलर सी है, 7 भी बहुत पॉपुलर सी है। जो 7 है वो हम बेसिकली जब लोगों को आयरन की कमी हो जाती है उन पेशेंट्स को यूज़ करते हैं, उन पेशेंट्स को देते हैं आयरन डिफिशिएंसी को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे 6 और 7 दोनों हैं, मगर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, ज़्यादा एक्यूरेसी है, हम जिसे लेते हैं, जिसे प्रीफर करते हैं वो हेक्साहाइड्रेट है। तो FeSO4 है और यहाँ पे 6H2O है। इन्हें लिया, इन्हें इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करा और जेंटली हिट करते हैं। इसे गर्म करा, जेंटली हिट करा। यहाँ पे हिट को लेके बड़े ही, ये लोग हिट को लेके बड़े सेंसिटिव हैं। तो यहाँ पे हिट और डाइल्यूट H2SO4 दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वाई इट कैन नॉट बी स्ट्रांगली हिटेड, तो आंसर ये है कि अगर आपने इसको ज़्यादा गर्म करा तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? Fe2 पॉजिटिव विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो क्या तकलीफ है? तो तकलीफ ये है कि मोर सॉल्ट के फॉर्मूले में Fe2 है, Fe3 नहीं। तो आपने Fe2 स्टार्ट करा था, आपकी ऐसी इच्छा थी, जो वांटेड है वो Fe2 पॉजिटिव है और जो आपको मिला वो क्या है? वो Fe3 पॉजिटिव है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे तो एज ए इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मोर सॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा गर्म ना करो। यहाँ पे इस वाली कहानी का एक हिस्सा और भी है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट तो है मगर इनके बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ये जो मोर सॉल्ट है इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 100 से 100 टन। जब तुम बुक देखोगे तो वहाँ लिखा होगा बॉइलिंग पॉइंट नॉट एप्लीकेबल, बॉइलिंग पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। भाई क्यों एप्लीकेबल नहीं है? अगर सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर ये सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट एप्लीकेबल क्यों नहीं है? तो उसके बाजू में तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा कि इट गेट्स डिकम्पोज्ड। अगर ये डिकम्पोज कर जा रहे हैं, मगर डिकम्पोज करते क्यों है? करते इसलिए है कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसे ज़्यादा गर्म नहीं कर दिया, जोश में ज़्यादा गर्म नहीं करा। जोश में गर्म करा तो मोर सॉल्ट नहीं मिलना। अब हम इसे गर्म करते हैं, इतना गर्म करा कि पानी वानी यहाँ से थोड़े कम हो गए। फिर क्या करा? इसे फिल्टर करके छोड़ दिया और जिस चीज़ में छोड़ा उसमें जानबूझ के पहले से थोड़े से मोर सॉल्ट डाल रखे। जो इसके क्रिस्टलाइजेशन का पैटर्न है उसमें इस वाली पार्ट को, यहाँ जो लिक्विड है इसको इस वाली पार्ट के अंदर डालो और यहाँ पे पहले से मोर सॉल्ट है।
तो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो मोर सॉल्ट के अराउंड हो रही है, एंड दिस इज टेक्निकली नोन एज सीडिंग, दिस इज टेक्निकली नोन एज सीडिंग। ये जो लास्ट पार्ट है ना, व्हाट इज सीडिंग, तो सीडिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर आर्टिफिशियली एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय यूजिंग द क्रिस्टल ऑफ द सेम कंपाउंड। हमें जिस चीज के क्रिस्टलाइजेशन चाहिए उसी क्रिस्टल को यूज करते हैं। यहाँ पे हमें मोर सॉल्ट के क्रिस्टल्स चाहिए, तो क्या करा, कुछ मोर सॉल्ट ले रखे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन उसके चारों तरफ हो रखी है। तुमने कभी मिश्री खाई हो तो तुमने नोटिस करा होगा कि उसमें धागे लगे होते हैं, वो धागे भी सीडिंग को प्रमोट करने के लिए है। तो यहां हमने इसे कवर करी, इसे कवर कर ली, इस वाली पार्ट को भी कवर करा। ये मोर सॉल्ट की बात बाकी है, उसे यूज क्यों करते हैं, मगर एक सवाल रह जाता है, और वो सवाल ये है कि डाइल्यूट H2SO4 की रिक्वायरमेंट क्या है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस क्यों है डाइल्यूट H2SO4 के ऊपर। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं इसे ना गर्म करे और ना ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करे, डाइल्यूट क्यों यूज करे। तो इसके पीछे आंसर बहुत सिंपल है। अगर तुमने डाइल्यूट H2SO4 यूज करा तो इट prevents the hydrolysis of FeSO4.H2। मगर ये हाइड्रोलाइज होके करेंगे भी क्या। अगर मान लो ये हाइड्रोलाइज हो भी गए तो इन्होंने करना क्या है, अगर तुमने FeSO4 को हाइड्रोलाइज करा तो इसने क्रिएट करा FeOH2, और ये एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। तो H2SO4 इसे रोक कैसे रहा। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट एनालिसिस कोई सेपरेट सी चैप्टर नहीं होती, इसके अंदर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स कर दो, एक चैप्टर बन जानी है। तो ये कहाँ का पार्ट है, ये पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम की, और इसमें एक पार्ट अभी और भी ऐड होनी है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट। इसके अंदर एक पार्ट और भी ऐड होनी है, कॉमन आयन इफेक्ट। अब हो गया रहा कि इसने अगर हाइड्रोलाइज करा तो क्या जनरेट करा, H2SO4, ठीक है। अगर तुमने H2SO4 ऐड करी तो क्या होगा, रिएक्शन किस वाली साइड पे जा रही है, रिवर्स की साइड पे, यानी कि FeSO4 की जो सप्रेशन है, हाइड्रोलाइज होने की जो रिएक्शन है, दैट इज गोइंग टू गेट सप्रेस्ड, इसलिए हम ऐसी चीजें करते हैं। दूसरी बात, अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 यूज करा, अगर हमने इसे यूज करा तो ये Fe2 पॉजिटिव के Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे ये इमेज है सॉल्ट। अब क्या करा इन्होंने कि सॉलिड स्टेट यहाँ से गायब कर रखी है, तो इस वाली बात को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं। तो इस वाली केस में अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक का मतलब है कि ये जो तीन आर्म्स हैं ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और साथ ही दो एंगल बराबर है मगर तीसरा एंगल बराबर नहीं है। दो एंगल तो 90 डिग्री है मगर तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बातें और भी कर लेते हैं कि अगर हमने मोर सॉल्ट की बात करी तो उसका कलर कैसे है, तो ब्लूइश ग्रीन। लेकिन अगर हमने इसमें Fe3 पॉजिटिव इसके अंदर इंप्योरिटी आ गई तो ये येलो कलर का दिखेगा। अब सवाल ये भी होता है कि क्या मोर सॉल्ट के अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होती जब आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आंसर है हो सकती है। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, तो यहाँ पे जो बाइडेंटेड केटायंस हैं, जो बाइडेंटेड केटायंस हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे Mg2 पॉजिटिव हो सकती है, जैसे Mn2 पॉजिटिव भी हो सकती है, इस तरह के सॉल्ट भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती है, वो इम्प्योरिटीज Mg2 पॉजिटिव भी हो सकती है, Mn2 पॉजिटिव भी। दूसरी, इनकी जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन है या लाइट ग्रीन है, ऐसा लिखा होगा। लेकिन अगर उसके अंदर Fe3 पॉजिटिव की इम्प्योरिटी है तो फिर यहाँ पे कलर के अंदर डेविएशन है। क्या, और अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखो तो ये पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है। क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक इन द नेचर है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन द नेचर है। पैरामैग्नेटिक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन द नेचर है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक है इसलिए हम इसे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। And it's a very good source of Fe2 positive, so people suffering from iron deficiency they can be treated by using this compound.
अगर इसके सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, इसके सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, तो ये कितना सॉल्युबल है, ये अच्छा खासा सॉल्युबल है, 269 ग्राम पर लीटर। ये एक बढ़िया सी सॉल्युबिलिटी है, ये एक बढ़िया सी सॉल्युबिलिटी है मोर सॉल्ट को लेकर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसे यूज करते हैं, उसके दो रीजन हैं। पहला ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, दूसरा जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, हमें ये मालूम है कि Fe+2 का स्टेबल सोर्स है। ये स्टेबल सोर्स बोले तो अगर हमने FeSO4 यूज करा तो जो नॉर्मल से FeSO4 है उसके अंदर इस बात के चांसेस है कि ये Fe2 पॉजिटिव है एंड इट कंटेन्स सम स्मॉल पार्ट ऑफ Fe3 पॉजिटिव। Fe2 के साथ Fe3 पॉजिटिव फ्री है, लेकिन यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव हुई तो कलर ही चेंज हो जाना है। अगर हमने प्योर फॉर्म ले रखी है तो Fe3 के होने के चांसेस कम है। दूसरी चीज, दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द ऑक्सीडेशन। लेकिन मोर सॉल्ट के अंदर Fe2 पॉजिटिव इज सपोज टू बी मोर स्टेबल, वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते जितने कि नॉन मोर सॉल्ट हो सकते हैं। ये डबल सॉल्ट है और साथ के साथ इस वाली सॉल्ट की खासियत ये है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो मैं इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बेसिकली कुछ इस तरीके से है, FeH2O6, इसका ध्यान रखना, FeH2O6 2 पॉजिटिव और एक साइड SO4 2 नेगेटिव है और दूसरी साइड अमोनियम है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखी है आजू बाजू के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है। This one is a small but important topic, and in this case we need to take care that what the process that can be used to prepare, what the precautions should be taken to have a proper potassium alum, and what the conditions are there, what the geometry is there, what the melting and boiling point is there. These things has to be considered. So in this case potassium alum, if I talk about the alum, अगर तुमने सिर्फ alum की बात करी तो alum का मतलब है उसके अंदर एक M पॉजिटिव मोनोवेलेंट, एक M3 पॉजिटिव, एक सल्फेट होनी चाहिए और साथ में HH2। लेकिन अगर तुमने पोटेशियम एलम की बात करी तो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स है। Al2SO4 होल 3, इसके पहले K2SO4 और फिर यहाँ पे 24H2O। अब ये नहीं कह सकते कि वाटर यहाँ पे वेरिएबल है। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो सारे एलम बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम, ये तुमने इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ा था। तो इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था कि लिथियम ऐसे सॉल्ट क्यों नहीं बनाता। यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये बनाते कैसे हैं। तो ये बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल से है। इसके अंदर 1 मोल, दोनों 1 मोल ले रहे, 1 मोल ले रखी है Al2SO4 होल 3 प्लस 1 मोल ले रखी है K2SO4 और यहाँ पे वाटर ले रखे हैं, लेट इट बी 20 ml, और इसके अंदर हमने 1 ml H2SO4 डाल दी, इसके अंदर 1 ml H2SO4 डाल दी। इसे थोड़ा गर्म कराओ, 5 मिनट तक इसे गर्म कराओ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि H2SO4 यूज क्यों करो। H2SO4 यूज करा एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए। पर्पस क्या होता है, इसे क्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रॉपर प्रोसेस है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है, कोई अलग सी चीज़ नहीं करनी। ये थोड़ा सेंसिटिव, टेम्परेचर को लेकर उतना सेंसिटिव नहीं है। जैसे वाटर के कॉम्परेटिवली दोनों साइड पे ये 100 डिग्री, ऑलमोस्ट दोनों साइड पे ये 100 डिग्री जा रहा। अगर तुम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो ये 92 डिग्री सेल्सियस है, 90 से 92, एक रफ सा आइडिया लगा लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर के कॉम्परेटिवली दोनों साइड ये 100 डिग्री अप जा रहा। तो यहाँ पे इस बात की प्रॉब्लम नहीं कि अगर तुमने इसे बहुत ज़्यादा गर्म करा तो ये डिसोसिएट कर जाना है, डिकम्पोज कर जाना है, लेकिन फिर भी हम इसे गर्म नहीं करते। इसके बॉइलिंग पॉइंट सफिशिएंट है, बिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, बट वी डोंट ट्राई टू हीट इट बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, इवन नॉट अराउंड द 100 डिग्री सेल्सियस। मगर इतने प्रिकॉशंस लेते क्यों है, बात समझिए। अगर 200 डिग्री सेल्सियस है और ये डिकम्पोज भी नहीं कर रहा तो इसे गर्म क्यों नहीं कर देते, आराम से गर्म कर देते। प्रॉब्लम है, अगर तुमने इसे गर्म करा तो एल्यूमिनियम सल्फेट के हाइड्रोलाइज होने के चांसेस ज़्यादा है, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और अगर ये हाइड्रोलाइज हुआ तो इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करनी है।
इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करनी है जो बाद में ये सल्फेट के फॉर्म में नहीं आ सकता, इसने बाद में सल्फेट जनरेट नहीं करना, फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो जाने हैं। H2SO4 भी इसलिए डालते हैं ताकि वो उसकी हाइड्रोलिसिस को सप्रेस कर सके, वो उसकी हाइड्रोलिसिस को सप्रेस कर सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज कर ली। अब ये है कि ये कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अब सॉलिड स्टेट हटा रखी है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में जिनके पास पुराने एनसीईआरटी हो, एक बारी ये ज्योमेट्री ए बी सी के बीच के रिलेशनशिप, अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशनशिप तुम्हें देखना चाहिए। इनके यूजेस क्या है, पोटेशियम के यूज क्या है? एक तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में। कैसे भाई? इसके पास ना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होते हैं, ये कोगुलेंट का काम करता है। तो ब्लड की फ्लो, जो ब्लड खून बाहर आ रहा वो कोगुलेट कर जाता और उसके बाहर आने की टेंडेंसी कम हो जाती या बंद हो जाती। लेकिन इसके बाद भी इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये फायर रिटार्डेंट का काम करता है, यानी फायर प्रूफ चीज़ें अगर हमें बनानी हो तो एलएम की सपोर्ट कर, एलएम की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जो टैनिंग है, टैनिंग एक सेपरेट से टॉपिक भी है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टैनिंग का मतलब है कि ये जो लेदर है, जो लोग लेदर के कपड़े जैकेट वगैरह पहनते तो उसमें एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि हेयर रूट्स कभी मरते नहीं। यानी कि तुमने जो बैग आज खरीदी वो हो सकता है आज स्मूथ हो, लेकिन कल वहाँ पे जानवर के बाल बाहर आ सकते हैं, है ना। हॉरिबल सा लगेगा, लोग डर जाएंगे इसमें। तो वो ऐसा ना हो कि तुमने जैकेट पहनी, सुबह तक तो ठीक ठाक था, एक हफ्ते बाद जब तुमने पहनी तो जहाँ तहाँ से उसके मुँह से बाहर आ रखी है, तुम डर भी सकते कि ये बाल कहाँ से आ गए इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, रूट जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर रूट्स हैं, उन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। उसमें इनका क्या रोल है, क्या ये ऐसा करते हैं क्या? तो आंसर है कि ये पोटेशियम का काम है इसके अंदर से वाटर को रिमूव करना। मतलब और भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं, टैनिक एसिड भी यूज करते हैं, मगर यहाँ पे पोटेशियम का काम है उसके जो पानी है उसे बाहर निकाल लेना। पानी बाहर निकाल ली, दुनिया भर में किसी चीज़ से पानी तुमने बाहर निकाल ली तो उसके डिकम्पोज करने, उसके रोटन होने, उसके सड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। और यही कारण है कि हम अचार को या मुरब्बों को धूप में काफ़ी सुखाते हैं ताकि उसके जो वाटर कंपोनेंट्स है वो डिक्रीज कर जाए। तो यहाँ पे टैनिंग का जो एक पहला पार्ट है जहाँ पे हम उसे रॉट होने से, उसे सड़ने से बचाना चाहते हैं, वहाँ पे पोटेशियम का यूज है। बाकी टैनिक एसिड का भी यूज है, ये अकेला कंपोनेंट है नहीं। वो तुम्हें कैसा दिखेगा भाई? ये डबल सॉल्ट है। ये क्या है? एक डबल सॉल्ट है। जैसे मोर सॉल्ट है ना, वैसे ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है यानी कि ये पानी के अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का भी इसने टेस्ट देना है, इसने सल्फेट का भी टेस्ट देना है और इसने पोटेशियम पॉजिटिव के भी टेस्ट देने हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन होता तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी टेस्ट नहीं आती, पूरे आयन की टेस्ट आती। सपोज करो कि उसके अंदर में एल्यूमिनियम और सल्फेट है तो एल्यूमिनियम और सल्फेट के इंडिविजुअल टेस्ट नहीं आती, पूरे कंपाउंड की, पूरे आयन की एक साथ आती। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं बेसिकली तुम्हें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच का डिफरेंस, अगर हमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या हो सकता है, और इसकी जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर तुमने इसे की एक्वस सॉल्यूशन ली, अगर तुमने पोटेशियम की एक्वस सॉल्यूशन ली तो वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी? आंसर है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्या है कि पोटेशियम सल्फेट ने क्या बनाया, इसने बना दी KOH और H2SO4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये न्यूट्रल है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसने क्या जनरेट करा? इसने जनरेट करा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एक मरा हुआ बेस है या वीक बेस है, किसके कॉम्परेटिवली? इसके कॉम्परेटिवली H2SO4 के। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज सपोज टू बी एसिडिक, तो एलएम की एक्वस सॉल्यूशन होगी एसिडिक। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, यानी कि लिटमस को ये चेंज कर सकता है, ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है।